हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वैदिक काल। देखिएगा, वैदिक काल जो था इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य वेदों से मिलकर बना है, जिसमें 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति को रचने वाले या वेदों को रचने वाले जो लोग थे वो थे आर्य। आर्य का अर्थ पूछ लिया जाता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये जो वेद थे उन्हें वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। संहिता मीन्स कानून। इसके अलावा वैदिक लोग जो थे ये इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो वैदिक ज्ञान जो था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर पहुंचा, इसलिए इसे श्रुति साहित्य इस नाम से भी जाना जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, इसके बाद वैदिक काल पर आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के अंतर्गत हम जिस समय की घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, इस समय की 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच की घटनाएं हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। इस समय का काल जो था ये ऋग्वैदिक काल, और इसका बाद का काल जो था ये उत्तर वैदिक काल। इसके रूप में हम पढ़ते हैं उसे उत्तर। हालांकि ये सारा वैदिक काल ही है, लेकिन इसे उत्तर वैदिक के रूप में हम इसलिए अलग पढ़ते हैं क्योंकि 1000 बीसी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ आविष्कार हुए जिसके बाद इस संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन जो है वो वैदिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। इसलिए 1000 बीसी के बाद का जो समय है वो एक अलग तरह की संस्कृति हमें जो है वो उसमें काफी बदलाव, आमूलचूल बदलाव हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। देखिएगा, इसके अलावा 50 ये जो वैदिक काल है इसे इतिहास में अंधकार युग इसकी संज्ञा भी दी जाती है। उसका कारण है कि इस काल के लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। पुरातात्विक तो लगभग ना के बराबर है, और लिखित साक्ष्य जो भी है, क्योंकि हम अभी पढ़े ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी उस समय कुछ भी लिखा नहीं गया। वेदों के बारे में और ऋग्वैदिक काल के बारे में जो कुछ लिखा गया वो लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद में, और उसमें भी मैक्सिमम 200 ईसा पूर्व या उसके बाद में लिखा गया। तो इस युग को कुछ विद्वान जो है वो अंधकार युग की संज्ञा भी देते हैं। देखिएगा, वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर, वैदिक काल, उसमें भी ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हम पढ़े उससे पहले जान लेते हैं हम इसमें मुख्यतः क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिएगा, वैदिक काल के अंतर्गत हम सबसे पहले वैदिक भूगोल इसका अध्ययन करेंगे। वैदिक भूगोल के अंतर्गत हम इनका मूल स्थान आदि और कितने क्षेत्र में ये बसे हुए थे उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा, वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। चौथा, वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में। पांचवा, वैदिक कालीन राजनीति या प्रशासन के बारे में। और छठा, उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में हम मुख्यतः वैदिक काल के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक कालीन मूल स्थान या उद्भव, ये कहां से आए थे। जो ये लोग जो अपने आप को आर्य बोलते थे, हालांकि आर्य कोई प्रजाति का शब्द नहीं है, ये एक
भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रजातिगत नाम नहीं है। लेकिन ये लोग जो अपने आप को आर्य बोलते थे, इनका मूल निवास कहाँ था? इनके मूल निवास को लेकर कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। विद्वानों में, जो इतिहासविद है, उनमें मतभेद है और अलग अलग इतिहासविद जो है वो तर्कों के आधार पर अपनी अपनी राय रखते हैं और उस आधार पर हम सिर्फ इनके क्रमिक परिवर्तन के बारे में तो बता सकते हैं कि सप्त सैंधव क्षेत्र में बसने से पहले ये किस स्थानों पर रहे होंगे, लेकिन इनका मूल निवास क्या रहा होगा उसके बारे में भी कोई एक राय नहीं है। देखिएगा, अलग अलग इतिहासविद जो है इनके लिए अलग अलग जगह बताते हैं। जैसे भगवान दास गिडोन, ये एक इतिहासविद हैं जिन्होंने रिटर्न ऑफ द आर्यन इस नाम की किताब लिखी और इसमें इन्हें भारतीय क्षेत्र का ही मूल निवासी बताया। इसके बाद नंबर 2, डॉक्टर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, इन्होंने जो आर्य थे, इनका मूल निवास जो था वो सब सैंधव प्रदेश बताया और इसके लिए इन्होंने तर्क या उदाहरण के रूप में ऋग्वेद में प्राप्त देवासुर संग्राम की कहानी को बताया, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें असुर पराजित हुए, वो ईरान या फारस की साइड भाग गए, जिसकी पुष्टि फारसी ग्रंथ जिंद अवेस्ता भी करता है। और जिंद अवेस्ता से हमें मतलब मिलता है ये जो असुर देवता था जो ईरान भाग गया था, उसका नाम अहूर मजदा, ये इससे प्राप्त होता है। इसके अलावा नंबर 3, एल डी कल्ला, इन्होंने कश्मीर या हिमालय इस क्षेत्र के निवासी जो थे इन्हें बताया। चौथा, गंगानाथ झा, ने आर्यों को मूल रूप से ब्रह्मऋषि प्रदेश का निवासी बताया। पांचवा, डी एस त्रिवेदी, ये एक और इतिहासविद थे जिन्होंने आर्यों को देवी का प्रदेश यहां का निवासी बताया। देखिएगा, देवी का जो है प्रदेश नाम जो दिया गया वो देविका नदी के नाम पर दिया गया। देविका नदी अफगानिस्तान में, ये मुल्तान एक जगह है, इस क्षेत्र में देविका नदी बहती है और उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में ये लोग जो थे मूलतः फंसे हुए थे और फिर यहाँ से उन्होंने भारत की ओर यानी पूर्व की ओर प्रसार किया। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, और पार्टीजन, ये विद्वान हुए इतिहासविद, इन्होंने आर्यों को तिब्बत का मूल निवासी बताया। इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो थी, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश इस नाम की पुस्तक लिखी थी और जिसमें इसका उन्होंने तिब्बत के मूल निवासी होने का इनका वर्णन किया। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नायक थे और कांग्रेस के नेता थे, गर्म दल के नेता थे। 1908 में अंग्रेजों ने इन्हें 6 साल का कारावास देकर बर्मा में मांडले जेल में इन्हें भेज दिया था। वहां इन्होंने 6 साल तक जेल में रहते हुए द आर्कटिक हॉर्न ऑफ आर्यंस ये पुस्तक लिखी
और इसमें इन्होंने महाभारत का हवाला देते हुए बताया कि महाभारत में मूल निवासियों को जहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहती थी और 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होती थी, उसके आधार पर आर्य जो थे इनका मूल निवास स्थान जो है वो उत्तरी ध्रुव को बताया। इसके अलावा पी गाइज, इन्होंने आर्यों का मूल निवास डेन्यूब नदी घाटी, इसके अलावा हंगरी या हंगरी क्षेत्र को इनका मूल निवास स्थान बताया। इन्होंने वहां की भाषा, रहन सहन के तरीके और पशु पक्षियों आदि का अध्ययन करके इनमें समानता पाई और इन्हें इस क्षेत्र का मूल निवासी बताया। हर्ट व टेंका ने इन्हें जर्मनी का मूल निवासी बताया। इन्होंने भारत सैंधव या आर्यों की शारीरिक संरचना और जर्मनी मूल के निवासियों की शारीरिक संरचना का अध्ययन किया और उनमें समानता के आधार पर इन्हें जर्मनी का मूल निवासी बताया। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड और मेहरिंग ये इतिहासविद थे जिन्होंने इन्हें रूस का मूल निवासी बताया। इन्होंने बताया कि दक्षिणी रूस में यूक्रेन एक जगह है, यहां पर यूक्रेन में त्रिपोलजे नामक एक जगह मिलती है जहां से इन्होंने 3000 वर्ष पुराना एक मृदभांड जो है वो प्राप्त किया और उसमें और वैदिक काल के जो लोग थे जो मृदभांड इस्तेमाल करते थे उसमें समानता के आधार पर इन्हें दक्षिणी रूस का मूल निवासी बताया। इसके बाद हम देखते हैं एक विद्वान हुए जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मनी के इतिहासविद थे। इन्होंने आर्य जो थे इन्हें एशिया माइनर या बैक्टीरिया इस क्षेत्र का मूल निवासी बताया। एशिया माइनर या बैक्टीरिया जो है ये दक्षिणी रूस का क्षेत्र है जिसमें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये क्षेत्र आता है। और इन्होंने एक कहानी बताई। हम जैसे कि जानते हैं कि जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे ये घुमक्कड़ पशुपालक थे ये लोग, और उन्होंने बताया कि ये लोग जो थे एशिया माइनर दक्षिणी रूस के क्षेत्र में रहते थे। ये क्षेत्र जो था ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र था और ठंड होती थी यहाँ पर, और लगभग 6 महीने ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता था। एक घुमक्कड़ एक पशुपालक समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है पशुओं के लिए चारागाह आसानी से उपलब्ध हो। जिन 6 महीने बर्फ नहीं होती थी तो चारागाह आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन जब 6 महीने बर्फ ढकी रहती थी तो उस समय इनके लिए काफी कठिनाई से भरे होते थे। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए इन लोगों ने मूव किया दक्षिण की ओर, और आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग जो थे सप्त सैंधव प्रदेश इस क्षेत्र में पहुंच गए। ये क्षेत्र जो था ये नदी घाटी का क्षेत्र था जहां ना पानी की कमी थी ना घास की कमी थी, 12 महीने पर्याप्त घास मिलती थी। तो ये लोग जो थे वो स्थायी रूप से इस क्षेत्र में आकर बस गए। ये कहानी एशिया माइनर की मैक्स मूलर जो है जर्मन विद्वान उन्होंने दी। सर्वाधिक मान्य मत जो है ये अंतिम मत नहीं है, सर्वाधिक मान्य मत जिसे माना जाता है वैदिक आर्यों के मूल निवास स्थान का वो एशिया माइनर है। इसके अलावा एक कहानी और मिलती है। इनका जो समय है देखेगा अधिक कुछ भारतीय विद्वान हैं जो इस टाइमिंग से सहमत नहीं है कि वैदिक काल की शुरुआत जो थी वो 1520 के आसपास हुई और
उनका मानना है कि वैदिक जो थे वैदिक लोग ये हड़प्पा काल से भी पूर्व की सभ्यता थी। और वो आरोप लगाते हैं यूरोपियन स्पेशली मैक्स मूलर जैसे विद्वानों पर कि उन्होंने जानबूझकर ये गलत स्थिति जो है इनकी स्थापित की। उनका कहना था कि यूरोपियन विद्वान और मैक्स मूलर ये जो थे कट्टर ईसाई थे और ये बाइबल में लिखी थी उस कहानी को जिसके आधार पर संसार या सृष्टि की रचना जो थी उसका समय जो मिलता है वो 23 अक्टूबर 4004 बीसी इस समय का मिलता है बाइबल के अनुसार। तो 4004 बीसी है और 2000 साल ईसा ईस्वी के, उन्हें मिलाकर लगभग 6000 साल में इन्हें जितनी भी कहानी थी उसमें पूरी करनी थी। तो उन्होंने इस सभ्यता को 1500 बीसी इस समय निर्धारित किया और इस पर सवाल उठाए। हालांकि पूर्ण सत्य क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें यह याद रखना है कि सर्वाधिक मान्य मत जो है वो एशिया माइनर का मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं दो तरह के स्रोत जो हैं वो वैदिक कालीन लोगों के मूल स्थान के बारे में हमें पता मिलते हैं। एक भाषाई आधार पर और दूसरा पुरातात्विक। भाषा के आधार पर बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत, फारसी, यूरोपियन, लैटिन और स्लाव इन भाषाओं में समानता स्थापित करने का प्रयास किया और ये इनका कहना था कि संभवतः ये सारी भाषाएं जो है कि इनकी मूल भाषा कोई एक भाषा रही होगी और बाद में धीरे धीरे कुछ परिवर्तनों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाने लगी। और उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए तर्क के आधार पर, जैसे संस्कृत, लैटिन और अंग्रेजी। इन भाषाओं में कुछ शब्द हैं, जैसे संस्कृत में माता के लिए माता शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मात्र लैटिन में मातेर और अंग्रेजी में मदर इस रूप में हम पढ़ते हैं। पिता के लिए पितृ शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां पर पितेर और यहां पर ये फादर, ये हो गया। इसके अलावा पुत्र के लिए संस्कृत में सुनु इस शब्द का प्रयोग जो है वो होता है। इसी तरह लैटिन और जर्मन भाषा में भी पुत्र के लिए सुनु इस शब्द का प्रयोग होता है और अंग्रेजी में हम जानते हैं कि पुत्र को सन इस रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो फारसी ग्रंथ है जिंदवेस्ता, उसमें जो वैदिक देवता है उनके नाम मिलते हैं। इंद्र के लिए यहां पर इंद्र शब्द का ही प्रयोग आया है। वायु देवता के लिए वायु जिंदवेस्ता में, मित्र के लिए मित्र आदि ये शब्दों की समानता के आधार पर इन्होंने इन फारसी, यूरोपियन, लैटिन इन भाषाओं में समानता के आधार पर यह माना कि संभवतः इन सारी भाषाओं की जननी कोई एक मूल भाषा रही होगी। तो इस आधार पर इन्होंने बताया कि क्योंकि इनकी मूल भाषा एक थी तो संभवतः ये जो थे उन क्षेत्रों से, यूरोपियन या क्षेत्र से इस क्षेत्र में आए। तो ये माना जाता है कि डैनियोब नदी घाटी क्षेत्र से बासफोरस की खाड़ी होते हुए ये लोग पहले एशिया माइनर में आए, फिर वहां से ईरान होते हुए अफगानिस्तान और सब सिंध प्रदेश में इन्होंने प्रसार किया अपने रहने सहने की सही उत्तम भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर।
इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम देखते हैं कि हमें बोगज कोई अभिलेख मिलता है। बोगज कोई अभिलेख जो है ये वर्तमान में इराक, पूर्व में जैसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, इराक से प्राप्त होता है। इसकी टाइमिंग जो मिलती है वो लगभग 1400 बीसी ईसा पूर्व, इस समय की मिलती है। और इसमें 4 अधिक देवताओं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, नासत्य का तारतम्य जो वैदिक देवता है, चिकित्सा के देवता अश्विन कुमार, इनसे स्थापित किया जाता है। वरुण को जिंदावेस्ता में पुरुवन इस नाम से लिखा गया है, ये लगभग वरुण जैसा ही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि लगभग 1400 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में वैदिक आर्यों की उपस्थिति थी। तो ये इस क्षेत्र की तारीख को भी स्पष्ट करता है। हम इस बोगज कोई अभिलेख के आधार पर ये कह सकते हैं कि लगभग 1500 से 1400 ईसा पूर्व के समय इस क्षेत्र में वैदिक आर्य अपने पैर जमा चुके थे, तभी उस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख में इन वैदिक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं।